ईवीएस पेडागोजी, जी हाँ, इस सब्जेक्ट की आज हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। और जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो होने वाले हैं एक विशेष जो चैप्टर है, एक टॉपिक है जिसका नाम है इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो साथियों इस पर हम चर्चा करेंगे आज के क्वेश्चंस की। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में जो कुल क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 30 क्वेश्चन है। ज़्यादा चर्चा ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो साथियों जब ईवीएस पढ़ाते समय शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है तो उसका क्या मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के समय सभी वैज्ञानिक शब्दों और परिभाषाओं को याद कराना। तो साथियों प्राथमिक स्तर पर ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता कि हम बच्चों को जो वैज्ञानिक परिभाषाएं उनको याद कराएं। तो ये रोट लर्निंग से संबंधित है, वैसे भी नेगेटिव है। बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता को पोषित करना, विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में। तो ये जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन और जो ऑप्शन है उनकी भी चर्चा करेंगे यहाँ पर। बच्चों की जो जिज्ञासा है, उनकी क्यूरियोसिटी है और उनकी जो क्रिएटिविटी है उनको हमें पोषित करना है, उनको बढ़ावा देना है, और विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में। चूँकि हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में उनकी जो क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी है उसको हमें पोषित करना है। अधिगम को पाठ्यपुस्तक की सीमाओं तक सीमित करना। तो पाठ्यपुस्तक एकमात्र जो उद्देश्य नहीं होता है शिक्षण का कि सिर्फ जो पाठ्यपुस्तक है उसी के संबंध में पढ़ाया जाए। छात्रों को उच्च माध्यमिक विज्ञान परीक्षाओं के लिए योग्य बनाना। तो ऐसा इतना लंबा लेके नहीं चलते हम, जो प्राथमिक स्तर पर है कि भाई हम उनको उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के लिए तैयार करें। तो जो बी ऑप्शन है, बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता को पोषित करना है और विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में ये हमारा उद्देश्य है। तो साथियों बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस सेशन में, और इसमें हम व्याख्या भी दे रखी है और व्याख्या भी पढ़ेंगे साथ साथ। NCF 2005 की बात कर रहा है। NCF 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है, जिससे वे रटने के बजाय, तो ये जो रोट लर्निंग है यहाँ भी आएगा, हमारा नेगेटिव रहेगा, के बजाय आसपास के वातावरण और ये संदर्भ की बात कर दी। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग की जहाँ बात आएगी वो हमारी पॉजिटिव रहेगी, और रोट लर्निंग रहेगा, रटने का रहेगा, वो हमारा नेगेटिव रहेगा। पूरे पेडागोजिकल स्टडीज़ में जो जिसका हिंदी है, इंग्लिश है, ईवीएस है, मैथमेटिक्स है, जितनी भी पेडागोजी है सब में रटने को हमें नेगेटिव मानना है और कॉन्टेक्चुअल लर्निंग को हमें पॉजिटिव मानते हुए साथियों आगे चलना है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ साथियों। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में क्यों पढ़ाया जाता है। तो प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, वही 1 से 5 तक की बात कर रहा है साथियों। 1 से 5 तक के बच्चों को हम ईवीएस को एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाते हैं। ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज को, मतलब साइंस सब्जेक्ट नहीं होता कक्षा 1 से 5 तक, उनको साइंस को और सामाजिक विज्ञान को दोनों को हम एक साथ पढ़ाते हैं और ईवीएस नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर जो एकीकृत रूप में क्यों पढ़ाया जाता है ये पूछा गया है। अलग अलग विषयों के लिए आवश्यक शिक्षकों की संख्या बचाने के लिए। तो शिक्षकों की संख्या बचाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, वो तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। प्राथमिक छात्रों के पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने के लिए। तो बोझ ठीक है, बोझ कम करना है, लेकिन ये भी पूरा पॉजिटिव नहीं है, और भी ऑप्शन देखेंगे हम। क्योंकि इस स्तर पर बच्चे अपने वर्ग पर्यावरण को समग्र और परस्पर रूप से देखते हैं। तो बिल्कुल ये जो सी ऑप्शन है जिसमें बताया गया है कि जो कक्षा 1 से 5 तक का बच्चा है, इस लेवल का जो बच्चा है वो अपने पर्यावरण को समग्र और परस्पर जुड़े रूप से देखता है। बिकॉज चिल्ड्रन एट दिस स्टेज लुक एट देयर एनवायरमेंट इन ए होलिस्टिक एंड इन इंटरकनेक्टेड मैनर। साथ ही सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, और सी ऑप्शन का जो विश्लेषण दे रखा है उसे भी पढ़ना है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अपने परिवेश को एक समग्र रूप से देखते हैं, न कि विज्ञान या सामाजिक विज्ञान जैसे अलग अलग विषयों में विभाजित करके। इसलिए ईवीएस एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए मैं बार बार बनाऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। और जो इंग्लिश माध्यम के जो साथी हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट करके बनाया है। इसके अलावा अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे रखा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके क्वेश्चंस का अभ्यास कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है साथियों,
निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा अनुशंसित पर्यावरण शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के संरेखित नहीं है? तो यूनेस्को के अनुसार जो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है वो इनमें से नहीं है, उद्देश्य के संरेखित है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा अनुशंसित पर्यावरण शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के संरेखित है, मतलब उसके आसपास है? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक अंतर संबंधों के बारे में अंतर स्पष्ट करना और चिंता को बढ़ावा देना, पारस्परिक पर्यावरण ज्ञान और तकनीकी समाधानों से बदलना, विशेष रूप से शहरी औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना, संसाधन संचय के लिए देशों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। तो साथियों ये जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल निगेटिव है। पारंपरिक पर्यावरण ज्ञान को तकनीकी समाधानों से बदलना, विशेष रूप से शहरी औद्योगिक, आप सिर्फ इसका ध्यान नहीं दे सकते ईवीएस में, और संसाधन संचय के लिए देशों में प्रतिस्पर्धा भी कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक अंतर संबंधों के बारे में स्पष्ट जागरूकता और चिंता को बढ़ावा देना कि भाई आप बच्चों को इस प्रकार की जो चिंता होनी चाहिए जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक अंतर संबंधों की व्याख्या हो। तो साथियों ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन के साथ चलते हुए हमें आगे बढ़ना और ये ऑप्शन की जो है व्याख्या भी हमें पढ़नी है। यूनेस्को यह रेखांकित करता है कि पर्यावरण शिक्षा को पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक संदर्भों में वैश्विक अंतर संबंधों के प्रति व्यक्तियों में जागरूकता और संवेदनशीलता विकसित करने में मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप सभी के सामने, प्रश्न संख्या 4 है। एक ईवीएस शिक्षक स्कूल के अधिगम को छात्र के समुदाय से जोड़ने के लिए गतिविधियों को तैयार करता है। क्या कर रहा है टीचर? स्कूल के अधिगम को समुदाय से जोड़ने के लिए एक एक्टिविटी तैयार कर रहा है। यह पर्यावरण शिक्षा के किस सिद्धांत को दर्शाता है? कड़े अनुशासनात्मक सीमाओं का सिद्धांत, जीवन को बाहरी दुनिया से जोड़ने का सिद्धांत। तो जो अध्यापक कर रहा है स्कूल के अधिगम को छात्र के समुदाय से जोड़ने का काम कर रहा है, तो जीवन को बाहरी दुनिया से जोड़ने का जो अधिगम सिद्धांत है उसकी पालना कर रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। और बी ऑप्शन की जो व्याख्या है वो भी पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर। कक्षा के ज्ञान को बाहरी समुदाय से जोड़ने से अधिगम सार्थक, वास्तविक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनता है, जो कि ईवीएस शिक्षा शास्त्र का एक मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब छात्रों को स्थानीय जल निकायों का निरीक्षण करने और उन्हें प्रदूषित करने वाली मानवीय गतिविधियों की सूची बनाने के लिए कहा जाता है, तो कौन सी क्षमता विकसित होती है? मतलब आप एक अध्यापक के रूप में बच्चों को कह रहे हो कि स्थानीय जल निकायों का निरीक्षण करना आपको, कि आपके आसपास जितने भी जल के स्रोत हैं उनका निरीक्षण कीजिए और उन्हें प्रदूषित कौन करने वाली मानवीय गतिविधियाँ, कि इंसान के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो कौन कौन से काम है जो उनको प्रदूषित कर रहे हैं, कि उनकी सूची बनानी है कहा जाता है। तो कौन सी क्षमता विकसित होती है? देखते हैं कौन सी क्षमता। रासायनिक सूत्रों को रटने वाला कुछ काम नहीं हो रहा, वैसे भी रटना नेगेटिव है। निष्क्रिय, जब निष्क्रिय है हमें जब बच्चे तो एक्टिव हो रहे हैं यहाँ पर, निष्क्रिय यहाँ गलत है। आलोचनात्मक सोच, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और विश्लेषणात्मक कौशल, क्रिटिकल थिंकिंग, एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी एंड एनालिटिकल स्किल्स। तो यहाँ पर जो क्षमता विकसित हो रही बच्चे की, बच्चा सोचेगा कि कौन कौन से कारण है, तो उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो विकसित होगी और पर्यावरण के प्रति बच्चा जो है सेंसिटिविटी उसकी जो डेवलप होगी और उसकी जो सोच है उसकी एनालिटिकल स्किल से डेवलप होगी यहाँ पर। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, उससे पहले ये पढ़ लेते हैं यहाँ पर। ऐसे क्षेत्रीय कार्य, व्यवहारिक अवलोकन कौशल, मानवीय कार्यों के आलोचनात्मक विश्लेषण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति गहरी संवेदनशीलता का निर्माण करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एनसीएफ 2005 की बात कर रहा हूँ। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए? मतलब नहीं होने की बात कर रहा है, नेगेटिव की बात कर रहा है। गतिविधियाँ और व्यवहारिक अनुभव पॉजिटिव है, एक्टिविटी के और कॉन्टेक्चुअल लर्निंग की बात है तो बिल्कुल पॉजिटिव होता है। परिभाषाएं और अमूर्त अवधारणाएं, परिभाषाएं और अमूर्त अवधारणाएं देखते हैं, आगे और पढ़ते हैं। कहानियाँ और वास्तविक जीवन की घटनाएं, चर्चा को प्रेरित करने वाली अपसारी प्रश्न। तो ये ए भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए और डी भी होना चाहिए। और जो परिभाषाएं और अमूर्त अवधारणाएं ये ईवीएस में इनका कोई ज़्यादा विशेष रोल नहीं होता। तो बी ऑप्शन है हमारा
इसके साथ चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। एनसीएफ 2005 रटकर सिखाने को हतोत्साहित करता है, जिसका अर्थ है कि पाठ्य पुस्तकों को प्राथमिक स्तर के युवा शिक्षार्थियों के लिए औपचारिक परिभाषाओं, तकनीकी शब्दावलियों और अत्यधिक अमूर्त अवधारणाओं से बचना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 की तरफ आ चुके हैं साथियों। आशा करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और सब्सक्राइब कर लिया है तो आप जो PDF उसको डाउनलोड कर सकते हैं निश्चित रूप से, और नहीं किया तो भी कर सकते हैं। ये आपसे आशा की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें आप। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो वही प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है एग्जामिनर कि 1 से 5 तक आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं होना चाहिए? हमें नेगेटिव छांटना है। नेगेटिव देखते हैं कौन सा होगा। छात्रों को लिखित परीक्षाओं में उच्चतम अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, जीवन और मानव गरिमा के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना है, बिल्कुल पॉजिटिव है। बच्चों को संरक्षण के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने में सक्षम बनाना, बिल्कुल पॉजिटिव है। बच्चों को लैंगिक मुद्दों और समानता के प्रति संवेदनशील बनाना, बिल्कुल पॉजिटिव है। तो ए ऑप्शन जिसमें बताया गया है बच्चों को परीक्षाओं में उच्चतम अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना है, तो साथियों ये जो ए ऑप्शन है बिल्कुल हमारा पॉजिटिव, ये EVS का उद्देश्य नहीं है। और जो आजकल की शिक्षा प्रणाली जिसमें प्राइवेट स्कूल्स है वो बच्चों को इसी प्रकार का तैयार कर रहे हैं, इस कारण से वो जो प्रासंगिक एजुकेशन नहीं लगती हमें तो। और आप अपना अपना नज़रिया, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन के साथ चलते हैं साथियों। EVS प्रतिस्पर्धी परीक्षा के अंकों या उच्च ग्रेड के बजाय मूल्यों के अर्जन, जागरूकता और कौशल पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग की बात कर रहा है, के पीछे का मुख्य दार्शनिक स्तंभ क्या है? तो इसके पीछे जो कोर फिलोसफिकल पिलर की बात कर रहा है, मुख्य दार्शनिक स्तंभ क्या है कि जब बच्चा करके सीखता है तो उसके पीछे क्या सिद्धांत काम करता है? रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, जहाँ विद्यार्थी अनुभवों के ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये जो बिल्कुल ऑप्शन आगे पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म जीन पियाजे की बात कर रहा है, जो कह रहा है कि बच्चा एक छोटा वैज्ञानिक है, वो अपना ज्ञान का निर्माण खुद करता है, तो जो लर्निंग बाय डूइंग है वो उसी का उदाहरण है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है नहीं, आप चाहे तो दूसरे ऑप्शंस को भी पढ़ सकते हो। रचनावाद ये स्पष्ट करता है कि पर्यावरण के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने से बच्चों को अपने स्वयं के सार्थक ज्ञान का निर्माण करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है EVS शिक्षा शास्त्र छात्रों को पार्कों या वनस्पतिक उद्यानों में क्षेत्र भ्रमण, फील्ड विजिट पर ले जाने पर दृढ़ता से जोर देता है। दृढ़ता से जोर दे रहा मतलब वो कॉन्टेक्चुअल लर्निंग की बात कर रहा है। तो ये कारण पूछा नीचे, वनस्पतियों के उन्नत वर्गीकरण को सिखाने के लिए, शिक्षकों को नियमित कक्षा व्याख्यान में से विश्राम देने के लिए, तो ये सदैव नेगेटिव रहेगा आपका। प्रशासनिक बाहरी गतिविधियों के कोटे को पूरा करने के लिए, कोटा पूरा करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अमूर्त पाठ्यक्रम के पाठों को मूर्त प्राकृतिक वातावरण से जोड़ने के लिए, तो डी ऑप्शन जो है बता रहा है कि हम जब पढ़ाते हैं तो जो पाठों में जो विवरण होता है वो अमूर्त होता है। हमने बच्चे को बता दिया कि भाई एक पेड़ है जिसका नाम पीपल है, वो ऐसा है ऐसा है ऐसा है। जब तक बच्चे ने देखा नहीं है तो वो सारा उसके लिए अमूर्त ज्ञान है। और जब हम बच्चे को पेड़ दिखा देंगे पीपल का और उसको सारी उसकी जो विशेषताएं वो बता देंगे तो वो उसका मूर्त ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए कहा है कि अमूर्त पाठ्यक्रम के पाठों को मूर्त प्राकृतिक वातावरण से जोड़ने के लिए हमें जो फील्ड ट्रिप है वो करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आ गया साथियों, आप इसको भी पढ़ सकते हो। सामान्य बातें आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने के लिए, जो प्राकृतिक संसाधन है उनके प्रति बच्चे में हमें सेंसिटिविटी डेवलप करनी है। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक की एकीकृत EVS पाठ्यक्रम में कौन सा विषय थीम शामिल है? तो साथियों आपको पता होना चाहिए ये EVS में 6 थीम है और उनका नाम का भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें फैमिली, फ्रेंड, फूड, वाटर, ये सभी थीम्स है। तो ये जो संवेदनशीलता का जो विषय है इसको डेवलप करने के लिए कौन सी थीम है? जल, उन्नत कलन और ज्यामिति। तो ये जो A, C और D की ऐसी कोई थीम नहीं है। जल, भोजन और आश्रय जो है ये थीम है कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की। तो ये जो थीम जो B की बात कर रहे हैं जल, भोजन और आश्रय की, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
ईवीएस पाठ्यक्रम को दैनिक जीवन के संसाधनों से जोड़ने के लिए 6 मुख्य थीमों को तैयार किया गया है। तो आपको ये सभी याद रखनी चाहिए। परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, ये मुख्य 6 थीम है जिन पर पूरा कक्षा 3, 4, 5 का पाठ्यक्रम ईवीएस का आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ चुके हैं हम। पर्यावरण शिक्षा को सक्रिय नागरिक बनने के लिए, पर्यावरण शिक्षा छात्रों को सक्रिय नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा इस उद्देश्य का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो पर्यावरण शिक्षा की बात कर रहा है, जो कह रहा है कि छात्रों को सक्रिय नागरिक बनने का के लिए प्रोत्साहित करती है, एक्टिव सिटीजन बनाती है। तो इसमें से कौन सा उद्देश्य सबसे अच्छा उदाहरण है? पर्यावरण कानूनों की कठिन धाराओं को याद कराता है। तो इसमें कोई सक्रिय नागरिक बनने का ऐसा कुछ काम नहीं है। बिना किसी प्रतिबंध के बार बार प्लास्टिक का सामान खरीदना, तो ये कौन सा सक्रिय होगा जब आप प्लास्टिक का सामान खरीद रहे हो? सूखे और गीले कचरे को अलग करने के लिए स्कूल के अभियान में भाग लेना। तो जो सी ऑप्शन है जिसमें बच्चा भाग ले रहा है एक एक्टिविटी में जिसमें पूरी तरीके से वो एक्टिव है, सक्रिय नागरिक बन रहा है और पारिस्थितिक तत्वों को समझे बिना एक परिदृश्य का चित्र बनाने में भी कोई ज़्यादा सक्रिय नहीं है। तो सी ऑप्शन जिसमें एक्टिव हो रहा है बच्चा, वो हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। ईवीएस में सक्रिय नागरिकता का अर्थ व्यवहारिक भागीदारी और सामुदायिक कार्यों जैसे कचरा पृथक्करण से है, जो वास्तविक पर्यावरणीय सुधार में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के भीतर सामाजिक मूल्यों के एकीकरण के माध्यम से मुख्य रूप से बाल विकास के किस पहलू को लक्षित किया जाता है? तो ईवीएस सब्जेक्ट की जैसे हम यहाँ क्लास ले रहे हैं उसी की बात होगी चारों तरफ। मूल्यों के एकीकरण के माध्यम से मुख्य रूप से बाल विकास के किस पहलू को लक्षित किया जाता है? मूल्यों का एकीकरण करना है, उससे मैं देखता हूँ देखते कौन सा ऑप्शन ठीक है। विशुद्ध रूप से संज्ञानात्मक विश्लेषणात्मक गति में वृद्धि, अलग थलग रटने की स्मरण क्षमता, सामाजिक भावनात्मक विकास और सभी जीवन रूपों के प्रति सहानुभूति, टाइपिंग के लिए शारीरिक गामक समन्वय। तो ये जो ऑप्शन है जिसमें ए, बी और डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल नेगेटिव है और जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, जिसमें सामाजिक भावनात्मक विकास और सभी जीवन रूपों के प्रति सहानुभूति की बात की गई है। ये हमारा पॉजिटिव और सी ऑप्शन के साथ चलते हुए साथियों में आगे बढ़ना है। ईवीएस समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, मुख्य रूप से सामाजिक भावनात्मक क्षमता, विविध समुदायों के प्रति सहानुभूति और जानवरों एवं पौधों के प्रति करुणा की भावना विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है। आई थिंक आपको ये जो सेशन है बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप अगर चाहते हैं कि बार बार इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं जो आपकी सीटेट की तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मुझे मोटिवेशन ये मिले कि आपको जो मैं बना रहा हूँ वो उपयोगी है, तो मैं और भी बनाऊँगी ऐसे वीडियो। पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार पर्यावरणीय मुद्दों को सबसे अच्छी तरह तब समझा जा सकता है जब उनका अध्ययन किया जाए। तो कैसा अध्ययन किया जाए? वो कॉन्टेक्चुअल लर्निंग की बात होगी यहाँ पर भी। एक अमूर्त पाठ मात्र व्याख्यान मॉडल पर कि भाई टीचर ने वो एक व्याख्यान दे दिया तो उससे पर्यावरण का जो सबसे अच्छी समझ है वो विकसित नहीं हो सकती। विशुद्ध रूप से प्रयोगशाला केंद्रित स्तर पर, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर व्यापक रूप से, स्थानीय विविधताओं की अनदेखी करते हुए केवल वैश्विक स्तर पर। तो सी ऑप्शन है स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर व्यापक रूप से, जहाँ पर लोकल की बात की गई है, रीजनल की बात की गई है और ग्लोबल की भी बात की गई है और उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली की भी बात की है। तो ये जो सी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। आई थिंक आप सभी को ये जो क्वेश्चंस की जो विश्लेषण करते हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आता होगा और इसी के साथ मैं इसी आशा के साथ आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 14 है। एक शिक्षक सूखते हुए कुएं का वीडियो दिखाता है। तो जब शिक्षक सूखते हुए कुएं का वीडियो दिखा रहा है बच्चों को, तो वो क्या दिखाना चाहता है कि भाई यहाँ पर जो हमारे क्षेत्र में जो है जो भूमिगत जल है वो कम हो गया, बस ये दिखाना है। और कक्षा में चर्चा विवाद शुरू करता है, तो उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ किस उद्देश्य को संशोधित किया जा रहा है? पाठ्य पुस्तकों को पढ़े बिना कक्षा का समय बिताना,
निगेटिव है। जल की कमी के संबंध में आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान को बताना है। तो ये जो हम की बात कर रहे थे कि जो भूमिगत जल है उसकी कमी को यहाँ दर्शाया जाएगा। छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक मंच वाद विवाद के लिए तैयार करना, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। सूखते कुओं जैसे वास्तविक मुद्दों पर कक्षा में चर्चा, आलोचनात्मक तर्क, पूछताछ और सामूहिक समाधान की खोज को प्रोत्साहित करती है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 15, लगभग आधा सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। इस सेशन में कुल 30 क्वेश्चन होंगे। ईवीएस शिक्षा शास्त्रीय उद्देश्य, तो ईवीएस पेडागोजिकल जो ऑब्जेक्टिव्स है उनकी बात कर रहा है। सामग्री के बोझ, कंटेंट लोड को प्रक्रिया कौशल, प्रोसेस स्किल से बदलने पर जोर देता है। मतलब कंटेंट लोड के बजाय प्रोसेस स्किल की तरफ बढ़ रहे। प्रक्रिया कौशल में क्या शामिल है, तो प्रक्रिया कौशल में देखते हैं परीक्षा के दौरान परिभाषा रटना, रोट लर्निंग नेगेटिव, गति लेखन, श्रुतलेख और संरचनात्मक मुद्रण, अवलोकन, वर्गीकरण, पूर्वानुमान और निष्कर्ष निकालना, ये प्रोसेस स्किल का हिस्सा है। पाठ, अनुक्रमिक और शब्दावली वस्तुओं को याद करना और रटने वाली बात भी निगेटिव हो जाएगी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। यहाँ पर ईवीएस में प्रक्रिया कौशल उन संज्ञानात्मक उपकरणों को संदर्भित करते हैं जिनका उपयोग बच्चे वास्तविकता का पता लगाने के लिए करते हैं, जिनमें बारीकी से अवलोकन करना, डेटा को वर्गीकृत करना, परिणामों की भविष्यवाणी करना और निष्कर्ष निकालना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आ चुके हैं। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर ईवीएस में पर्यावरण की अवधारणा में क्या शामिल है, तो पर्यावरण की अवधारणा में साथियों क्या शामिल है, कक्षा 1 से 5 तक की बात कर रहा है, वो 6 थीम है उनकी बात करेगा। केवल देश का राजनीतिक और संवैधानिक ढांचा, सख्ती से आधुनिक शहरों के तकनीकी और कृत्रिम पहलू, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण एक एकीकृत तरीके से। तो ये जो बात कर रहे थे हम बार बार उसी की बात की यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ईवीएस विशिष्ट रूप से प्राकृतिक परिस्थिति को बच्चों के आसपास की सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं के साथ जोड़ता है, जिससे ये पता चलता है कि मनुष्य प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करता है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जानवरों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता के उद्देश्य का निर्माण करने में मदद करती है। तो हमें जो एनिमल्स है उनके प्रति सेंसिटिविटी डेवलप करनी है बच्चों में, तो कौन सी गतिविधि कराएंगे। लुप्त प्राय प्रजातियों के वैज्ञानिक नामों की सूची बनाएंगे, ऐसे नामों की जो लुप्त हो रहे हैं जानवरों की। मांस उत्पादन का निरीक्षण करने के लिए कसाई खाने का दौरा कराना। देखो इसमें बच्चे एक्टिव हैं, लेकिन आप जब कसाई खाने का दौरा कराओगे तो बच्चों को लिए बहुत ही वो पीड़ादायक हो जाएगा। बच्चे कुछ इमोशनली रूप से कमज़ोर होंगे, उनके लिए पीड़ादायक हो जाएगा, तो ये उचित नहीं है। जानवरों के आंतरिक अंगों के चित्र बनाने में बच्चा एक्टिव नहीं है। आवारा घायल जानवरों की देखभाल के बारे में बात करने के लिए एक पशु चिकित्सक को आमंत्रित करना। तो ये अगर पशु चिकित्सक आएगा और वो पशु चिकित्सक है जो आवारा जानवरों की देखभाल के बारे में बात करेगा, तो इसमें बच्चों की जो सेंसिटिविटी है वो डेवलप होगी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। पशुओं की देखभाल के बारे में पशु चिकित्सक से सुनने से भावनात्मक बुद्धिमत्ता, दयालुता और जीवित प्राणियों के प्रति व्यवहारिक सहानुभूति को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ईवीएस कक्षा में पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का एकमात्र माध्यम क्यों नहीं माना जाता। तो बार बार करते हैं कि जो पुस्तक है वो ज्ञान का एकमात्र माध्यम नहीं है। इसके अलावा बच्चे कॉन्टेक्चुअल लर्निंग करते हैं, एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं। तो क्यों नहीं मानते भाई, क्योंकि अधिकांश समुदाय के सदस्यों समाचार पत्रों, पर्यावरण जैसे विभिन्न संसाधनों के माध्यम से होता है। क्योंकि शिक्षक लिखित पुस्तकों का पालन करना पसंद नहीं करते, क्योंकि प्राथमिक स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकें बहुत महंगी है, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें हमेशा मुद्रण त्रुटियों से भरी होती। तो ये ऑप्शन जो बिल्कुल सही बात कर रहा है, ए ऑप्शन के साथ चलेंगे साथियों। तो साथियों ए का जो विश्लेषण दे रखा है, हिंदी व्याख्या दे रखी है, ईवीएस का उद्देश्य ज्ञान की क्षितिज को व्यापक बनाना है। वास्तविक ज्ञान का निर्माण समुदाय के बुजुर्गों, तात्कालिक परिवेश और मीडिया के साथ वास्तविक बातचीत के माध्यम से सक्रिय रूप से किया जाता है। तो सक्रिय जो एक्टिव लर्निंग की बात है उसको प्रमोट करना है, और जो पैसिव लर्निंग है उससे हमें निगेटिव मानते हुए उसको इग्नोर करना है।
पर्यावरणीय संवेदनशीलता को खोए बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक ईवीएस शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। एज ए ईवीएस टीचर आपको जो डेवलप करना है वो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि हमें जो एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी है उसको भी नहीं खोना है। तो ईवीएस शिक्षक के रूप में आप किसको बढ़ावा देंगे? भारी उद्योगों निर्माण के लिए खनिजों का अंधाधुंध निष्कर्षण सॉरी। तो ये जो ऑप्शन जो है अंधाधुंध निष्कर्षण, इसका ये बिल्कुल नेगेटिव है। पारंपरिक सतत कृषि पद्धतियों को छोड़ना, जो पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ हैं उनको छोड़ देंगे तो क्या उससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होएगा। प्रकृति पर तकनीकी प्रभुत्व की अंधी स्वीकृति, साक्ष्य आधारित पूछताछ, आलोचनात्मक अवलोकन और पर्यावरण अनुकूल व्यवहार। तो जो बिल्कुल पॉजिटिव है सारी बातें एक साथ यहाँ आ गई है, जिसमें बताया गया है साक्ष्य आधारित पूछताछ, आलोचनात्मक अवलोकन और पर्यावरण अनुकूल व्यवहार। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों यहाँ पर। और डी का जो एक्सप्लेनेशन है, हिंदी व्याख्या है, इंग्लिश में भी दे रखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ईवीएस में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कसंगत पूछताछ, प्रश्न पूछने और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण को जीव मंडल की सुरक्षात्मक देखभाल की गहरी भावना के साथ जोड़ता है। अगला सवाल जो है वो संबंधित है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल से, जिसमें बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य युवा शिक्षार्थियों के बीच स्थायी जीवन शैली की आदतों को दर्शाता है? स्थायी जीवन, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। स्कूल के समय के बाद कक्षा की लाइटें और पंखा चालू छोड़ देना, नेगेटिव भाई, आप स्कूल के बाद छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा। पानी बचाने के लिए ब्रश करते समय नल बंद करना, पानी बचाने के लिए ब्रश करते समय नल बंद करना, पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन और ऑप्शन भी देखेंगे। नियमित रूप से अतिरिक्त खाद्य पदार्थों को बर्बाद करना, नेगेटिव है। लंच ले जाने के लिए डिस्पोजल बैग का उपयोग करना, तो आप लंच ले जाओगे तो उसमें डिस्पोजल बैग का उपयोग करोगे, बिल्कुल नेगेटिव है। डिस्पोजल बैग का उपयोग करें, इसको पॉजिटिव न माने, आप अपना जो लंच बॉक्स है उसे ले जाओ ना। तो बी ऑप्शन जो है जो कह रहा है कि ब्रश करते समय हमें नल बंद करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारा जो जल संसाधन है उसका बचाव रहेगा। और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल यही कहती है कि जितने भी हमारे संसाधन है हम उसका उपयोग इस प्रकार से करें कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी संसाधन बचे रहें। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक कह रहा है। बी ऑप्शन की व्याख्या भी पढ़ेंगे साथियों। पर्यावरण शिक्षा अपने उद्देश्यों को तब सफलतापूर्वक पूरा करती है जब संसाधन संरक्षण की आदतें जैसे कि नल बंद करना रोजमर्रा के व्यवहार में दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। पर्यावरणीय मुद्दों पर समूह चर्चा के दौरान एक ईवीएस शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो पर्यावरण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं बच्चे, उस समय एक ईवीएस शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? छात्र के भाषण देने के तरीके पर तुरंत उनका मूल्यांकन और ग्रेडिंग देना, तो आप तुरंत मूल्यांकन और ग्रेडिंग दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। मौन रहना, छात्रों को बिना किसी मार्गदर्शन के बहस करने, तो आप मार्गदर्शन आपको ज़रूरी है। एक सुविधादाता जो फैसिलिटेटर की बात करता है के रूप में कार्य करना, चर्चा को समावेशी और बाल केंद्रित रखना। तो एक फैसिलिटेटर की जो भूमिका है वो वर्तमान जो शैक्षिक परिदृश्य है जिसमें कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद जो है उसमें एक शिक्षक है, उसकी भूमिका एक फैसिलिटेटर की होती है। तो सी ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल ठीक है। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह संचार को सुगम बनाए, संवाद का समर्थन करे और बच्चों की लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करे। क्वेश्चन नंबर 22 है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय लोक कथाओं कविताओं को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है। मतलब ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में स्थानीय लोक कथाएं होती हैं, कविताएं होती हैं, इसको शामिल करने का क्या उद्देश्य है? मानक वैज्ञानिक सामग्री की मुद्रण लागत को कम करना। तो मुद्रण लागत कैसे कम होगी भाई? आप उसको छाप दो, चाहे उसको छाप दो, किसी और दूसरी सामग्री को छाप दो, वो तो सेम ही रहेगी, नेगेटिव है। पाठ्य पुस्तकों को रंगीन और कम शैक्षणिक दिखाना, ये कैसा कम शैक्षणिक थोड़ी दिखाना हमें। प्राथमिक छात्रों की भाषाई व्याकरण दक्षता का परीक्षण करना,
तो इनको लोक कथाओं को शामिल करने से भाषाई दक्षता परीक्षण होगी, निगेटिव है ये भी, पॉजिटिव है पर इससे थोड़ी होगी वो। बच्चे की समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को स्कूल के माध्यम से पाठ्यक्रम से जोड़ना और उसे मान्य करना, मतलब बच्चे का जो संस्कृति है और पृष्ठभूमि है उसको स्कूल के पाठ्यक्रम से जोड़कर बच्चे को मतलब बताया जा रहा है कि आपकी जो संस्कृति और पृष्ठभूमि है वो अच्छी है, उसका वर्णन पाठ्य पुस्तकों में भी है। तो बच्चों में अपनी जो संस्कृति है उसके प्रति गर्वान्वित महसूस करेगा बच्चा। तो डी ऑप्शन है जो बिल्कुल ठीक है, जिसमें बताया भी गया है लोक कथाएं और स्थानीय गीत गहन पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान को व्यक्त करते हैं और पर्यावरण के साथ एक अतरंग भावनात्मक संबंध बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ चुके हैं साथियों, पर्यावरण शिक्षा के आधुनिक प्रतिमान। तो पर्यावरण शिक्षा का जो आधुनिक प्रतिमान है उसके तहत किस दृष्टिकोण को अत्यधिक हतोत्साहित किया जा रहा है, मतलब नेगेटिव कौन सा है इनमें से। विज्ञान और सामाजिक विषयों का विलय करने वाला अंत्य विषय दृष्टिकोण, ठीक लग रहा है। समुदाय समावेशी इंटरैक्टिव परियोजना कार्य, समस्या समाधान और क्षेत्र आधारित अन्वेषण, रटना और ये जो रटने वाली बात होगी बस इसी से पकड़ में आ गया कि ये नेगेटिव है। परिभाषाओं का औपचारिक व्याख्यान, तो डी ऑप्शन जिसमें रटने और व्याख्यान की बात कर रहा है नेगेटिव है और ये होना चाहिए, इसी को हतोत्साहित करना चाहिए। रटकर सीखना आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को दबा देता है, जो पर्यावरण शिक्षा के अनुभवात्मक लक्ष्यों को पूरी तरह खिलाफ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राथमिक ईवीएस के समग्र दृष्टिकोण के अनुसार, तो कक्षा 1 से 5 तक का ईवीएस का जो सब्जेक्ट है उसके समग्र दृष्टिकोण के अनुसार पर्यावरण का क्या अर्थ है। तो पर्यावरण में क्या क्या शामिल है, भौतिक सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों सहित बच्चे का तत्काल परिवेश, ऊपरी वायुमंडल में होने वाली आणविक रासायनिक प्रतिक्रियाएं, कानूनी संविधियों में उल्लिखित राजनीतिक शासन संरचना, मनुष्यों से दूर केवल जंगली वन भूमि और अभ्यारण्य। तो पर्यावरण का अर्थ है पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, परि मतलब हमारे चारों तरफ का और आवरण मतलब आवरण तो हमारे चारों तरफ क्या है, भौतिक सामाजिक सांस्कृतिक तत्व जो है उन सब का परिवेश जो है ये पर्यावरण। तो ये ऑप्शन जो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, छात्रों में पूछताछ इंक्वायरी के उद्देश्य को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। तो बच्चे को क्या उद्देश्य हमारा इंक्वायरी की पूछताछ का उद्देश्य बनाना कि बच्चे में ऐसी स्किल डेवलप करे कि वो कोई पूछताछ करे तो वो किस अच्छे तरीके से करे। हाँ ना पुष्टि संरचना प्रश्न, हाँ ना मतलब बच्चा कोई ऐसे सवाल पूछे सामने वाले से कि वो हाँ ना में ही उत्तर दे, तो इसमें पूछताछ कोई ज़्यादा सार्थक नहीं होएगी। बंद अंत वाले एक स्मृति आधारित प्रश्न, तो बंद अंत वाले मतलब क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की बात कर रहा है, तो वो ज़्यादा डाइवर्स थिंकिंग की बात नहीं करेगा। मुक्त अंत वाले अपसारी प्रश्न ओपन एंडेड डाइवर्जेंट क्वेश्चन अन्वेषण को प्रेरित करते हैं। तो सी ऑप्शन है जो बिल्कुल पॉजिटिव बात कर रहा है और यही हमारा ऑप्शन होना चाहिए। और इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्न कई वैध विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों की अनुमति देते हैं, जिससे बच्चे अनुसंधान करने, गहराई से सोचने और छिपे हुए संबंधों को खोजने के लिए प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों आप सभी के सामने, हमारा स्वच्छ पड़ोस नामक परियोजना पर जब छात्र मिलकर काम करते हैं तो किन मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। मतलब हमारा स्वच्छ पड़ोस मतलब आसपास का जो वातावरण है घर के आसपास का, उस पर एक परियोजना बनाकर छात्र मिलकर काम कर रहे हैं कि भाई आस पड़ोस के जितने भी छात्र हैं मिलकर आपस में जो हमारे आसपास के जो परिवेश है उसकी सफाई कर रहे हैं। तो किन मूल्यों को बढ़ावा मिल रहा है, सहयोग, बिल्कुल सहयोग की भावना पनपेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी, पारस्परिक सम्मान और नागरिक कर्तव्य की भावना उत्पन्न होगी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। निष्क्रियता, जब बच्चे काम कर रहे हैं तो निष्क्रिय कैसे हो सकते हैं। व्यक्तिवाद सभी काम कर रहे हैं मिलजुल कर तो सहयोग बढ़ेगा, व्यक्तिवाद थोड़ी बढ़ेगा। आक्रामक बहस व्यवहार और तकनीक, ये गलत है। तो ए ऑप्शन के साथ चलते हुए साथियों में आगे बढ़ना है और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सहयोगात्मक पर्यावरण परियोजनाएं सक्रिय नागरिकता, टीम वर्क, जवाबदेही और सामुदायिक कल्याण में गर्व जैसे आवश्यक कौशल विकसित करती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को मानव केंद्रित
दृष्टिकोण की से किस ओर स्थानांतरित करता है। तो पर्यावरण शिक्षा में हम बच्चे को सिखाते हैं कि भाई जो इस सृष्टि में केवल मानव ही नहीं है, आप सिर्फ मानव का ही जो भला है वो ही उस पर ही ध्यान नहीं देना है, तो इसके अलावा हमें किस चीज़ पर ध्यान देना है वो इसमें पूछा गया है। अहंकारी व्यक्तिगत दृष्टिकोण, जैव केंद्रित पारिस्थितिकी केंद्र इकोसेंट्रिक दृष्टिकोण, तो हमें जो अन्य जीव हैं उनके बारे में भी सोचना है, यही पूछा है। तो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है साथियों, बी ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ना है। एक पारिस्थितिक केंद्रित इकोसेंट्रिक दृष्टिकोण मनुष्यों को प्रकृति के स्वामी के बजाय प्रकृति का एक हिस्सा मानता है, जो संरक्षण मूल्यों के अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। लगभग सेशन एंड होने वाला है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और आप चाहते हैं कि आपसे बार बार इस प्रकार की वीडियो के साथ मुलाकात हो, तो आशा करते हैं आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन है, मूल्यांकन का कौन सा उपकरण पर्यावरणीय जागरूकता के गुणात्मक उद्देश्यों के साथ सबसे अच्छी तरह मेल खाता है। क्वेश्चन है, मूल्यांकन का कौन सा उपकरण पर्यावरणीय जागरूकता के गुणात्मक मूल्यों के साथ मेल खा रहा है। गति पढ़ना, समय अंतराल संकेतक, पाठ्य शब्दों से मेल खाता हुआ सख्त वस्तुनिष्ठ पेपर पेंसिल परीक्षण, उपाख्यान रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो और चिंतनशील अवलोकन रूब्रिक्स। तो ये है उपाख्यान रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, पोर्टफोलियो और चिंतनशील अवलोकन रूब्रिक्स की बात कर रहा है। ये पॉजिटिव है और इसी के साथ साथियों में आगे बढ़ना है। सी ऑप्शन हमारा ठीक है। पोर्टफोलियो और उपख्यानात्मक रिकॉर्ड जैसे गुणात्मक उपकरण प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण, नैतिकता, जागरूकता और व्यवहार में क्रमिक परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसकी बात करते हैं। ईवीएस कक्षा में समाज के वंचित हाशिए के वर्गों के प्रति संवेदनशीलता उद्देश्य का क्या अर्थ है। तो इसमें बताया गया है कि जो समाज के वंचित और हाशिए पर धकेल दिए जो वर्ग हैं उनके प्रति संवेदनशीलता, इस उद्देश्य का क्या अर्थ है। देखते हैं। बच्चों को ये देखने में मदद करना है कि कैसे पर्यावरणीय क्षरण गरीब समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करता है। बिल्कुल ठीक है ये कि मान लो प्रदूषण हो रहा है तो जो गरीब और जो हाशिए पर धकेल दिए लोग हैं उनको ये जो प्रदूषण है वो ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो ये ही जो उद्देश्य है संवेदनशीलता का, ये विकसित करना हमें बच्चों में। तो ए ऑप्शन के साथ चलेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। ईवीएस के पर्यावरणीय समानता महत्वपूर्ण है। छात्र सीखते हैं कि निम्न सामाजिक आर्थिक वर्ग अक्सर प्रदूषण से अधिक पीड़ित होते हैं, जिससे गहरी सामाजिक सहानुभूति पैदा होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 जो इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। साथियों आशा करते हैं आपने सभी क्वेश्चन देखे होंगे और अपना जो स्कोर है वो भी नोट किया होगा, आपने कितने क्वेश्चन किए ठीक। अगर आपको अच्छा लग रहा है शेयर करना तो उसे ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्यों के अनुसार कौशल स्किल निर्माण का अर्थ बच्चों को किस बात के लिए तैयार करना है। तो पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्यों के अनुसार कौशल निर्माण का अर्थ बच्चों को किस बात के लिए तैयार करना है। कंप्यूटर मशीनों पर पर्यावरणीय नियमन तेजी से टाइप करना, अपने इलाके में पर्यावरण समस्याओं की पहचान करना और उनका समाधान करना। तो इसी के लिए तो ट्रेंड करना बच्चे को, पर्यावरण का उद्देश्य यही है। तो बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ना हमें। और व्याख्या भी दे रखी है, पर्यावरण संदर्भ में कौशल प्राप्ति का सीधा संबंध व्यावहारिक योग्यताओं से वास्तविक मुद्दों जैसे पानी का रिसाव की पहचान करना और सुधारात्मक कार्य करना। तो साथियों ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं हम। आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आए होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि बार बार आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को करें तो आप से निवेदन है कि क्वेश्चन के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे उसको फ़ायदा हो। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। आप सभी से अलविदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।